अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है शाहजुद्दीन और मैं प्रबोधन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आर्थिक राष्ट्रवाद है। देखो, सबसे पहले हमने जो है बंदोबस्त के बारे में पढ़ा था। परमानेंट सेटलमेंट हो गया, रैयतवाड़ी सेटलमेंट हो गया, महलवाड़ी सेटलमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद में जो हमने पढ़ा है वो आर्थिक अफवाह यानी थ्योरी जो है वो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी पढ़ी है। और उसके बाद में जो मैंने कल आपको वीडियो बताई थी उसमें कैसे कैसे दादा भाई निरोजी ने जो है ये सिद्धांत दिया था। उसमें आपको बताया था कि औद्योगिकरण भारत में हुआ तो हुआ कैसे 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 हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रियल जो है डिक्लाइन हुई। डिक्लाइन क्यों हुई? सिर्फ उसका होने का कारण एक था, क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आनी थी। जो भी भारत से था कच्चा माल ले जाके, जो मैंने आपको दूसरा चरण बताया था, वो भारत से कच्चा माल ले जाते थे और कहाँ ले जाके बेचते ले जाते थे? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में क्या करते थे? उसका निर्माण करवाते यानी मशीनों के माध्यम से बनवाते थे और फिर आके भारत में बेचते थे। यानी भारत को अपना उपनिवेश बनाया था। उपनिवेशवाद के 3 चरण हैं। देखो, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि उपनिवेशवाद के 3 चरण थे। पहला वाणिज्यिक चरण था 1757 से 1813 तक, 1813 से 58 तक। दूसरा चरण आता है औद्योगिक चरण। तीसरा चरण आता है वित्तीय चरण 1858 के पश्चात में। जो आज की जो है आर्थिक राष्ट्रवाद, आर्थिक आर्थिक रखने का, देखो इसका आर्थिक राष्ट्रवाद क्यों कहा गया? क्योंकि राष्ट्रवाद की जो सबसे पहली अभिव्यक्ति होगी वो हमें आर्थिक क्षेत्र में होगी, यानी इकोनॉमिक के क्षेत्र में होगी। जो सबसे पहले जो है प्रहार करेंगे वो कौन करेंगे? भारत के जो इकोनॉमिस्ट होंगे वो जो है प्रहार करेंगे, ठीक है। ये प्रबोधन एजुकेशन हमारे चैनल का नाम है, ये हमारे हैंडल का नाम है @प्रबोधन एडू। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको यूजीसी नेट की जो है पूरी टर्मिनोलॉजी कराएंगे। उसके बाद मैं आपको जो एक वीडियो भी बनाऊंगा कि एंशियंट हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए, मिडवल हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए, मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए। देखो, ये अपने आप में बहुत बड़ा जंजाल है। अगर हम इसे कोई भी टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये हर टॉपिक एक से दूसरे से कनेक्ट होते हुआ आ रहा है। अभी भी आपने देखा होगा कि परमानेंट सेटलमेंट, जब मैं आपने जितनी भी राजस्वकालीन बंदोबस्त पढ़ाए थे उनका प्रभाव कैसे पड़ेगा, ठीक है, कैसे पड़ा, कैसे वहाँ से फिर जो है डेन ऑफ वेल्थ हुआ, फिर डेन ऑफ वेल्थ कैसे भारत की इंडस्ट्री डिक्लाइन करी, और डिक्लाइन होने के बाद में जो है अब जो है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो है क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आर्थिक राष्ट्रवाद में आपको शुरू करता हूँ। कल की जो मैंने वीडियो थी वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था? देखो, कल की वीडियो में जो आपको मैंने बताया था कि भारत में जो है वही ड्रेन ऑफ वेल्थ इंडिया से हुआ क्यों था? क्योंकि यहाँ से पैसा निकला था। कल के उस वीडियो में बताया था। फिर कैपिटल रिफॉर्मेशन हुई। कैपिटल रिफॉर्मेशन के बाद वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गई, यानी वहाँ पर पूंजी जो है इतनी जमा हो गई कि वहाँ पर औद्योगिक क्रांति आ गई। 1770s में ये अपने पीक पर पहुँच जाती है। फिर उसके बाद भी उन्हें ये डर था कि कहीं भारत के जब भी ना सामान बिकने लगे, क्योंकि भारत की जो इंडस्ट्री थी वो इतनी अच्छी थी, इतनी बढ़िया थी ना, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कि उसकी विश्व में थी। तो कार्ल मार्क्स की मैंने आपको बताया था, कार्ल मार्क्स कहता भी है कि विश्व के घर को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया है, ठीक है। तो अब भारत से जो है क्या करते थे, सूती वस्त्र जाता था तो उस पर इतनी ज़्यादा हाई शुल्क लगा देते थे। कॉटन क्लॉथ में तो ये कहा जाता है कि 200 से 400% लगा दी जाती थी। फिर जब वो भारत में आती थी तो भारत में क्या करता है, 2 से 4% पे, ठीक है, ये लगा दे जाते। ऊपर से जो था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी जो कथन कही थी कि बुनकर की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई थी। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटी ये ज़्यादा प्रोवाइड कर देते, ये कम दे पाते थे। प्राइस जो है इनके कम थे, इनके हाई थे, और क्वालिटी जो है ये देते थे। तो ये जो है अपने आप जो है आने लगी, और ये जो है डिक्लाइन कर जाएगी। हमारी जो है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री जो है अपने आप जो है डिक्लाइन कर जाएगी। अब यहीं से जो है हमारी स्टोरी जो है दोबारा शुरू होती है कि क्या हुआ था, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि आर्थिक राष्ट्रवाद होता क्या है। देखो, श्रम मैंने बताया था, जितने भी मजदूर थे, जो शिल्प थे, हमारे शिल्पी थे और जो सैनिक वैनिक थे, अब वो सारे किसकी तरफ भागे? कृषि के लिए। भाई देखो, रोजगार के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो सारे लोग किस पर भागें? कृषि पर। अब देखिए, मान लीजिए ये एक घर है, एक घर में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। 10 में से जो है 5 लोग जो है कृषि करते हैं, और 5 लोग क्या करते हैं? शिल्प का काम करते हैं। 5 लोग क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं, और 5 लोग कृषि का काम करते हैं। तो ये 5 और 5 दोनों के जब पैसे जुड़ते हैं तो पूरे घर का जो है चलता है। लेकिन अब ये जो 5 लोग जो है ये बेरोजगार हो गए, ठीक है। अब जो है कृषि में यहाँ पर जो है 5 लोग लगे हुए हैं इतनी भूमि में। अब इतनी सी भूमि में कितने लोग लग गए हैं?
10 लोग लग गए। अब यहाँ पर टोटल कितने लोग हो गए? 10 लोग हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर 5 लोगों का काम वैसे ही पूरा नहीं हो, 5 लोगों के लिए वैसे ही कम पड़ रहा था, ऊपर से अब यहाँ पर ये क्या होगा, 10 लोग आ गए। कृषि के क्षेत्र में कितने लोग आ गए? 10 लोग। इकोनॉमिक्स में इसी को क्या कहते हैं? छिपी बेरोजगारी। क्या कहते हैं इसी टर्म को? छिपी बेरोजगारी कहते हैं। अब ये जो श्रम वाले यानी जितने भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वाले हैं, ये सब जितने भी श्रम मजदूर हैं, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, ये जितने भी इनके लेबर्स हैं, श्रम हैं लोग, ये सब कहाँ चले जाएंगे? कृषि की तरफ भागेंगे। कहाँ भागेंगे? कृषि की तरफ। अब जब कृषि की तरफ जाएंगे तो भूमि और व्यक्ति का अनुपात टूट जाएगा। मैंने आपको यहीं पर यही बताया कि भूमि और व्यक्ति का अनुपात कैसे टूटा, क्योंकि यहाँ पर 5 लोग जो है पहले से काम कर रहे हैं, उनके लिए काम जो है पर्याप्त है, मतलब उनके लिए भी जो है काम जो है कम ही पड़ रहा है, ऊपर से अब इसमें 10 लोग आ जाएंगे, ठीक है, हट हट के एक दूसरे में जो है यहाँ हो जाएंगे, 10 लोग हो जाएंगे। अब 5 लोगों का काम है, उसमें 10 लोग जुड़े हैं, तो आप बताइए व्यक्ति और भूमि का अनुपात तो टूट ही गया। जब व्यक्ति और भूमि का अनुपात टूटेगा तो इसमें जो है प्रोडक्शन जो है हमारा क्या करेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? आप ही बताइए भाई। ऑब्वियसली सी बात है कि घट जाएगा, क्योंकि 5 लोगों का काम जो है वो 10 लोग कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने घर में ही ले लिए भाई, अगर आपका कोई आपके घर में जो है आपके फादर जो हो सकता है जॉब करते हो, आपके मदर जो है वो टीचर हों, फादर डॉक्टर हों, तो अब ठीक है, और आपका जो बड़ा भाई हो सकता है, बड़ी बहन हो सकता है, वो कहीं और जॉब करते हैं, तो इन चारों को मिला के आपका घर का जो है एक्सपेंसिव चल रहा है। लेकिन अब वो लोग भी अब भाई अपनी टीचर में जो अम्मी पढ़ाने जाती है, अब उनके साथ ही सारे लग जाएंगे, जाके डॉक्टर वाले उनको भी बेरोजगार हो जाएंगे, वो भी उधर लग जाएंगे, तो क्या होगा? तो यही हुआ, भूमि और व्यक्ति का अनुपात टूटता है। अनुपात टूटने के बाद ही जो प्रोडक्शन जो है डिक्लाइन यानी कि नीचे गिर जाता है। जब प्रोडक्शन नीचे गिरेगा तो इनकम भी घटेगी। बताया था ना मैंने, प्रोडक्शन घटेगा, यानी जैसे जैसे प्रोडक्शन घटता है तो इनकम घट जाएगी। अब इनकम के घटते ही क्या हो जाएगी, वो जो पैसे होते थे क्या करते थे, अब इनकम घटी है, अब मान लो ये 1000 रुपये बचाते थे, एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लो कि 1000 बचाते थे। अब जब प्रोडक्शन घट रहा है तो इनकम भी कम हो रही है, अब तो अब क्या कर रहे हैं, 500 बचा रहे हैं, ठीक है। पहले 500 सेविंग कर लेते थे, अब 500 तो बचा ही रहे हैं। अब उस 500 में से भी अब जब लो इनकम हो गई, यानी अब 1000 जहाँ कमा रहे थे वहाँ 500 ही कमाएंगे, तो सेविंग भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक है। देखो, कृषि और व्यक्ति के भूमि में अनुपात टूट जाएगा, प्रोडक्शन जो है गिर जाएगा। जब प्रोडक्शन गिरेगा तो इनकम भी गिरेगी, जब इनकम भी गिरेगी तो पैसे जो है वो सेव नहीं कर पाएंगे। जब पैसे सेव नहीं कर पाएंगे तो अगले साल जो इन्वेस्टमेंट है कृषि के क्षेत्र में कैसे करेंगे, क्योंकि उनके पास वो पैसा, पर्याप्त पैसा ही नहीं होगा कि वो जाके जो है इन्वेस्टमेंट कर दें। तो भैया इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी तो प्रोडक्शन गिर जाएगा। जब प्रोडक्शन गिरेगा तो क्या होगा, इन्हें भैया नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अब बेरोजगारी बढ़ेगी, अब बेरोजगारी बढ़ेगी, ठीक है, प्रोडक्शन घटा, बेरोजगारी बढ़ गई। अब बेरोजगारी बढ़ गई, एक बारी दोबारा आप देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कल है, आपको इसे बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो, हैंडीक्राफ्ट वाले इंडस्ट्री सारे कहाँ भाग जाते हैं, कृषि की तरफ। कृषि में जो है जहाँ 5 लोग लगे हुए थे वहाँ 10 लोग लग जाते हैं, तो भूमि का व्यक्ति का अनुपात टूट जाता है। अनुपात टूटते ही प्रोडक्शन गिर जाता है, प्रोडक्शन के गिरने से इनकम गिर जाती है, इनकम के गिरने से सेविंग भी गिर जाती है, सेविंग के गिरने से इन्वेस्टमेंट भी गिर जाती है। अब अगली साल जब इन्वेस्टमेंट ही गिर जाएगी तो अगली साल जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रोडक्शन तो अपने आप गिरेगा। अब जब प्रोडक्शन अपने आप गिरेगा तो ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये बेरोजगारी जो है जनरेट होगी, क्या होगी, बेरोजगारी जो है जनरेट होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो अब ये जो है अपने अब जो है कृषि करने के लिए क्या करेंगे, साहूकार के पास जाएंगे। साहूकार से क्या मांगेंगे, क्या मांगेंगे, साहूकार से रकम मांगेंगे कि भैया हमें पूंजी दे दो, और साहूकार इन्हें क्या करेगा, ब्याज पे रकम दे देगा। अब ब्याज पे रकम दे देगा तो ब्याज पे रकम देने के बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ये उस ब्याज को कभी चुका ही नहीं पाएंगे। मैंने आपको बताया था जब परमानेंट सेटलमेंट में, जब मैंने बताया था रेतवाड़ी और मालवाड़ी में, कि ये जो है अपनी चल और अचल संपत्ति भी बेच देंगे। अब मान लीजिए चल और अचल संपत्ति क्या, कैसे बेचेंगे। अब मान लो ये साहूकार से इन्होंने पैसा लिया, कर्जा लिया। अब इन्होंने साहूकार से कर्जा लिया और कर्जा लेने के बाद में इन्होंने ये भैया फसल बढ़िया नहीं हुई या नष्ट हो गई, ये अब वो साहूकार पैसे मांग रहा है तो इनके पास पैसा नहीं है। तो इन्होंने क्या करा, इनके पास जितनी भी चलती अपनी भूमि थी वो उन्हें गिरवी रख दी। इनके पास जो चल संपत्ति थी, चल संपत्ति कहेंगे कि बैल हो गए या फिर और कुछ होगा, ये भी क्या करेंगे, उन्हें दे देंगे।
अब जब ये अपने खेत को दोबारा जोतने के लिए जाएंगे तो बैल जो है उनसे लेंगे और किराए पर लेंगे, यानी उनके ही जो बैल थे उन्होंने ब्याज में दे दिए, अब उससे क्या कर रहे हैं, वो किराए पे ले रहे हैं। यानी चल जो चीज चल सकती हो, जैसे घोड़ा गाड़ी बैल जो होती है, और अचल जो स्थिर हो, जैसे कि भूमि उमी होती थी, वो अचल संपत्ति घर वर होता था। तो ये चल और अचल संपत्ति जो है साहूकारों को दे देंगे। ये इस गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाएंगे और इससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो यहाँ पर जो है ऐसे ऐसे में पूरे फंस जाएंगे। ये जो इसी को कहते हैं इंग्लिश में विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। क्या कहते हैं? विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी का दुष्चक्र। अब भाई, और भारत में कोई भी, ठीक है, एक लंबे काल तक भारत में कोई भी ऐसा दार्शनिक नहीं होगा जो इनको इस से निकाल सके। भाई 1757 से 1857 तक तो यही नहीं पता चलता है कि हम गुलाम भी थे कि नहीं थे। कोई अभिव्यक्ति भी छोटी मोटी छुटपुट हो रही थी, जो भी हो रही थी। 1857 का जब महाविद्रोह हुआ, महास्वतंत्रता संग्राम जिसे कहा जाता है, जब वो हुआ तब तो लोगों को पता चला, हाँ भैया कि अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया है। तब तो लोग इकट्ठे हुए। जब अब भाई जब सब लोग इकट्ठे हुए, जब भी जो है विफल हो गया। अब मैं बताऊंगा 1857 की रिपोर्ट विफल भी क्यों हो गई थी, उसमें भी अपनी ही कमी थी, भारी कमी नहीं थी। वहां पर भी हमारे पास जो है प्रॉपर उनका साथ दे रहे थे अंग्रेजों का। एक वर्ग उन्होंने, मैंने बोला था, एक समर्थक वर्ग उन्होंने अपना ऐसा तैयार कर लिया था कि वो जो उनका साथ दे रहा था। तो अब ये देखिए कि जो ये है विशियस सर्कल और पॉवर्टी में, गरीबी के दुष्चक्र में फंस गए और इससे कभी बाहर निकल नहीं पाए। तो जब बाहर इससे नहीं निकल पाया तो क्या होगा? कोई भी ऐसा दार्शनिक नहीं आया, कोई भी ऐसा मार्गदर्शक नहीं आया जो इन्हें इस सर्कल से बाहर निकाल सके। जैसे कि ब्रिटेन में, जैसे कि रशिया में हुआ था। तो रशियन एक राइटर है जिनका नाम रूसो है, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। पुस्तक का नाम क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी है उन्होंने, उसमें क्या कहा है? मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेन्स। यानी मनुष्य जो है वो स्वतंत्र जन्मा है, परंतु हर तरफ जंजीरों से जुड़ा हुआ। प्रबोधन में बड़ा ही इनका प्रबोधन जो है, मैं जब आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें एक टॉपिक आएगा प्रबोधन, उसमें भी रूसो का बहुत बड़ा योगदान है प्रबोधन में भी, ठीक है। तो ये यही कहते हैं कि मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेन्स, यानी मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है परंतु हर तरफ जंजीरों में जकड़ा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रेंच में जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन होती है। नेपोलियन बोनापार्ट तो यहाँ तक कि कहता है कि अगर रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति ना होती। क्या कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है यानी रूसो का। नेपोलियन बोनापार्ट ने यह कथन लिखा है कि अगर रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति ही ना होती। तो इसी को जो है, इसी से तोड़ा। दूसरी तरफ हम कार्ल मार्क्स देखें। कार्ल मार्क्स की मैंने अभी विद्याधिकरण में पुस्तक भी बताई थी 1867 में, दास कैपिटल। एक और उनकी पुस्तक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, ठीक है। उसमें उन्होंने कहा कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चांस। यानी दुनिया के मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है सिवाय बेड़ियों के, ठीक है। ये दुनिया के मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है सिवाय बेड़ियों के। तो 1970 में इसके परिणाम स्वरूप रशियन रिवॉल्यूशन आती है। तो आप देख रहे हैं कि दो बड़ी रिवॉल्यूशन जो आई, एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो रूसों में किसने लाया? दार्शनिक लेके आया एक, ठीक है, एक दार्शनिक लेके आया। दूसरी तरफ जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स ने जो ये कोटेशन की, इसके परिणाम स्वरूप दुनिया के मजदूर जब एक हुए तो वहाँ पर भी जो है रशियन रिवॉल्यूशन हुई, रूसी क्रांति हुई। भारत में कोई भी ऐसा जो है दार्शनिक नहीं आया जो इस गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ सके, इस गरीबी के दुष्चक्र को जो है तोड़ सके। कोई भी ऐसा दार्शनिक नहीं उभरा। आगे जाके हमें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है आर्थिक राष्ट्रवाद यानी इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इसे सबसे पहले जो है आर्थिक क्षेत्र में यानी इकोनॉमी के क्षेत्र में सबसे पहले हमें जो है देखने को मिलती है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी देते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी, और साथ में क्या बताते हैं? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैसे कैसे भारत के जो है उद्योगों का पतन हो रहा है और उसकी स्थान कौन ले रहा है? मशीनीकरण ले रहा है, ठीक है। उपनिवेशवाद के 3 चरणों में हम पढ़ेंगे।
दूसरी तरफ आर सी दत्त लिखते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनके, ये यूजीसी नेट में तो पूछे जाते हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, रूसो की ये जो मैन इज बोर्न फ्री, ये भी आ चुकी है कई बारी यूजीसी नेट के पेपर में। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स की भी जो है कोटेशन बड़ी फेमस है, ये भी आती रहती है एग्जामों में, और ये तो किताबें जो है ये पूछते ही रहते हैं। ठीक है, तो आर सी दत्त लिखते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी, जस्टिस महादेव रनाडे। विपिन चंद्रा लिखते हैं डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति होती है इकोनॉमिक के क्षेत्र में घोषित तौर पर, देखो पहले तो हो चुकी है, दादा भाई नौरोजी कर चुके, लेकिन घोषित तौर पर जो होती है वो कब होती है, इसी पुस्तक से होती है। विपिन चंद्रा बहुत बड़े राइटर हैं मॉडर्न इंडिया के। ठीक है, सारे ही बड़े राइटर हैं, विपिन चंद्रा ही बहुत बड़े, यूपीएससी में इनकी बुक तो भाई पढ़ी जाती है। ठीक है, विपिन चंद्रा की। तो इसलिए इस वीडियो का नाम था इकोनॉमिक नेशनलिज्म, यानी इकोनॉमी के क्षेत्र में जो है सबसे पहले विचारकों ने जो है, दार्शनिकों ने जो है बताया। जैसे दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी के माध्यम से बताया, इन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी पर एस्से लिखिया, इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक नेशनल इन इंडिया लिखी, नेशनलिज्म इन इंडिया, राष्ट्रवाद की जो घोषित तौर पर पहली अभिव्यक्ति हुई है वो विपिन चंद्रा की पुस्तक से हुई है। तो आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी विद्वानों ने जो है, उदारवादी राष्ट्रवादी, ये जो विद्वान थे, इन्होंने उदारवादी विद्वानों सबसे पहले जो है आर्थिक क्षेत्र में इस बात पर ध्यान दिलाया कि भारत में जो है धन की लूट हो रही है। भारत में क्या हो रहा है, धन की लूट हो रही है, भारत को जो है लूटा जा रहा है, भारत से जो है एक बड़ी मात्रा में धन का जो है निर्यात हो रहा है, और कहाँ पर जा रहा है, ब्रिटेन में जा रहा है। तो ये जो धन की लूट है इसको इन्होंने बताया था। ठीक है, तो आज की जो वीडियो थी हमारी आर्थिक राष्ट्रवाद के ऊपर थी। अगर आपको इस वीडियो को समझने में या कोई भी दिक्कत होती तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया पूरे वीडियो में कि कैसे कैसे ये गरीबी के दुष्चक्र में जो है फंस जाते हैं, और इनको यहाँ से निकालने के लिए कोई भारत में आता ही नहीं है दार्शनिक। बहुत समय बाद जब जो है सबसे पहले इकोनॉमिक के क्षेत्र में सबसे पहले आता है। ठीक है, इकोनॉमिक क्षेत्र में आएंगे, ड्रेन ऑफ वेल्थ की जैसी थ्योरी दी जाएंगी, ये सारी पुस्तकें लिखी जाएंगी, और राष्ट्रवादी की पहली अभिव्यक्ति होगी। तब जाके भारत में जो है जनजातीय वर्ग होता इनमें होगा, तब ये लोग जो है इस गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलेंगे। देखो, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं आपको भारतीय पुनर्जागरण ही बताऊंगा। अभी तो छोटे तौर पर ही बताऊंगा कि क्या होता है, सिर्फ सुधारवादी आंदोलन ही बताना है। ठीक है, उनमें पुनरुत्थानवादी आएंगे, सुधारवादी आएंगे, और जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से एक है पैरामाउंट्स। यहाँ से यूजीसी नेट में इतनी बारी क्वेश्चन बता, इतनी बारी सीक्वेंस पूछा है कि घेरे की नीति दे देते हैं, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, अधीनस्थ संघ की नीति, और लास्ट वाली अधीनस्थ द पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन, यानी समान संघ की नीति, ये सब दे देते हैं, और देने के बाद में पूछते हैं इनको क्रम में लगाइए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैरामाउंट्स। यहाँ से इतने क्वेश्चन बन चुके हैं यूजीसी में जिनका बताया नहीं जाता। ये भी हम जो है सुधारवादी आंदोलन भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब मैं आपको, अभी जो है मैं आपको, अगर जब आपके सामने भारतीय पुनर्जागरण आए तो आपको पता होना चाहिए कि पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, सुधारवादी आंदोलन ये बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगी मेरी वो भारतीय पुनर्जागरण और सुधारवादी आंदोलन से संबंधित होगी। अगर हो सका तो मैं आपको जो है पैरामाउंट्स भी उसी में करवा दूँ, क्योंकि ये जो एक बड़ा टॉपिक है, इसे कराने में जो है थोड़ा टाइम लगेगा, मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे साथ अब बने रहिए, आप जो है बस साथ दीजिए। बाकी जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।